हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज का अपना टॉपिक रहेगा वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। सो वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, इनको कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे इनको वैल्यू असाइन करते हैं। सो वेरिएबल्स के बारे में और कांस्टेंट्स के बारे में पर डिटेल में देखने वाले हैं यहाँ पे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना ताकि आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के बारे में जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो वेरिएबल्स होते क्या है बेसिकली? जब मैंने आइडेंटिफायर बताया था लास्ट वाले वीडियो में, तो आइडेंटिफायर्स के टाइम पे मैंने वेरिएबल्स के बारे में बताया था, राइट। आइडेंटिफायर क्या थे कि किसी वेरिएबल को, किसी फंक्शन को, राइट, जो नेम देते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, उसी को अपना आइडेंटिफायर बोलते थे। सो वहीं से वेरिएबल निकल के आता है कि वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन, राइट। अपने पास रैम है पूरा, राइट, ये पूरा रैम है। रैम में अपने पास एक मेमोरी ब्लॉक लिया अपन ने, और उस मेमोरी ब्लॉक को अपन ने नाम दिया कुछ, और वो जो नाम देंगे ना वही वेरिएबल रहेगा, राइट। वेरिएबल्स इज ए नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन ए प्रोग्राम, करेक्ट। सो यहाँ पे समझिए आप, एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मैंने इंटीजर एज, देन ये असाइनमेंट ऑपरेटर और देन 15 यहाँ पे। सो यहाँ पे जो एज है ना, ये नाम दिया है अपन ने किसको, ये मेमोरी ब्लॉक को, और इसी को अपन वेरिएबल बोलेंगे। किसी भी मेमोरी ब्लॉक को अगर जो नाम देंगे ना अपन, प्रोग्रामर जो नाम देगा उस मेमोरी ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको अपन वेरिएबल बोलेंगे। और इस वेरिएबल के ऊपर अपन जो भी ऑपरेशन करेंगे ना, वो डायरेक्टली कहाँ पे इफेक्ट करेगा, यहाँ पे मेमोरी ब्लॉक को, राइट। और इस वेरिएबल के ऊपर, यानी कि इस वेरिएबल मतलब इस मेमोरी ब्लॉक के ऊपर, इस मेमोरी ब्लॉक में अपन जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे, इसमें अपन उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। ऑल दी ऑपरेशंस डन ऑन द वेरिएबल इफेक्ट्स दैट मेमोरी लोकेशन। क्योंकि जो वेरिएबल नाम है, इसके ऊपर अपन जो भी ऑपरेशन करेंगे वो डायरेक्ट कहाँ पे इफेक्ट करेगा, मेमोरी ब्लॉक पे करेगा, क्योंकि उसी मेमोरी ब्लॉक का नाम है वो, करेक्ट। ऑल दी वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर द यूज। ये जो वेरिएबल्स है ना, ये यूज करने से पहले डिक्लेयर होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए, तभी उसको अपन यूज कर सकते हैं, राइट। अभी अपन देखते हैं कि रूल्स टू डिफाइन द नेम ऑफ द आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल। इस वेरिएबल का जो नाम दिया है, इसको अपन ऐसे कुछ भी नाम नहीं दे सकते। सी प्लस प्लस में इसको इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, उनको अपने को फॉलो करना पड़ेगा नेमिंग कन्वेंशन के टाइम पे, राइट। सो इसके रूल्स हैं कि कैन ओनली बिगिन विथ लेटर्स और एन अंडरस्कोर। जो वेरिएबल का नाम है ना, वो आइदर लेटर से स्टार्ट हो या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो। इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पे, राइट, अंडरस्कोर नेम, राइट, और ये एन यहाँ पे लेटर से स्टार्ट हो रहा है। लेटर अपर केस भी हो सकता है, लोअर केस भी हो सकता है, लाइक उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जी बेस कंडीशन क्या है कि या तो जो नेम दे रहे हैं ना अपन, वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो या फिर लेटर से स्टार्ट हो, करेक्ट। कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। और जो नाम रहेगा ना, उस नाम में, कंप्लीट नाम में या तो लेटर रहेंगे, राइट, या डिजिट। लेटर्स मतलब ए टू जेड, स्मॉल और कैपिटल दोनों इंक्लूड है इसमें, कोई सा भी हो सकता है। डिजिट्स 0 से 9 तक हो सकता है, या अंडरस्कोर। ये तीन ही होने चाहिए, इन तीन के अलावा और कोई भी उसमें एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। वाइट स्पेसेस, स्पेशल सिंबल्स कैन नॉट बी यूज्ड, राइट। वाइट स्पेस मतलब स्पेस, राइट, स्पेस अपन यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट अंडरस्कोर स्पेस है और नेम है, राइट। तो ये इनवैलिड हो गए, क्योंकि यहाँ पे वाइट स्पेस यूज नहीं कर सकते अपन। स्पेशल सिंबल्स यहाँ पे देखिए, हैश अंडर हैश देन नेम। हैश क्या है, स्पेशल सिंबल है, तो स्पेशल सिंबल भी अपन यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा स्पेशल सिंबल्स, वाइट स्पेस और जो कीवर्ड्स हैं अपने, कीवर्ड्स भी अपन यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर वेरिएबल के नेम में, राइट। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है, कीवर्ड है। कीवर्ड का मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि रिजर्व्ड वर्ड होता है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो आप वो वाला वीडियो रेफर कर सकते हो। आइडेंटिफायर मस्ट बी यूनिक इन ए नेम स्पेस। तो जो वेरिएबल नेम है ना, वो उस नेम स्पेस में यूनिक रहना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, राइट। सी प्लस प्लस ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो आइडेंटिफायर सच एज नेम एंड कैपिटल एन है यहाँ पे, राइट। सो ये स्मॉल एन वाला और यहाँ पे कैपिटल एन, ये दोनों क्या डिफरेंट डिफरेंट है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया कि सी प्लस प्लस क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सो कैपिटल एन और स्मॉल एन, ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रीट करेगा यहाँ पे, करेक्ट। तो ये वेरिएबल्स के नाम देने के तरीके हो गए, राइट। इस तरीके से अपने को इन रूल्स को फॉलो करके अपने को नाम देना है। ये सारे वैलिड वेरिएबल्स नेम है, और ये सारे इनवैलिड है, तो आप ये देख सकते हो। और वेरिएबल क्या होता है, कि एक मेमोरी ब्लॉक है, उस मेमोरी ब्लॉक को अपने जो नाम दिया है उसको अपन वेरिएबल नेम बोलेंगे।
करेक्ट। अभी देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के मतलब इसको डिक्लेयर, डिफाइन और इनिशियलाइज कैसे करते हैं। सो सबसे पहले करते हैं अपन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि अपन कंपाइलर को बता रहे हैं कि इस टाइप का, इस नाम का वेरिएबल है, अपन बना रहे हैं, राइट। सो ओनली एग्जिस्टेंस, नो मेमोरी एलोकेटेड। डिक्लेरेशन के टाइम पे ओनली एग्जिस्टेंस होता है, मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है। डेफिनेशन होता है मेमोरी एलोकेशन विद सम वैल्यूज, और इनिशियलाइजेशन होता है असाइनिंग सम वैल्यूज। इसको ऊपर वन बाय वन देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू डिक्लेयर ए वेरिएबल। सो डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल सिंपल तरीका है। वहां पे हम डेटा टाइप देते हैं, राइट, और फिर वेरिएबल का नाम देते हैं। अपन ने एक साथ मतलब लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए आप, डेटा टाइप दिया अपन ने, फिर वेरिएबल वन, फिर वेरिएबल टू, कॉमा कॉमा से सेपरेट करेंगे इनको, और वेरिएबल थ्री, ऐसे अप टू एन दे सकते हैं अपन। तो ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन का तरीका, राइट। लेकिन यहाँ पे एक एक्सटर्न कीवर्ड और मैंने यहाँ पे इस एग्जांपल में लिया, दिस इज द वेरिएबल ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ए वेरिएबल ए। यहाँ पे देखिए एक्सटर्न लगाया मैंने। एक्सटर्न क्यों लगाया? क्योंकि जब अपन ओनली डेटा टाइप लगाते हैं ना, यहाँ पे ओनली अगर सिंपल इंटीजर ए होता, बी होता, तो ये क्या डिक्लेरेशन के साथ डेफिनेशन भी हो जाता है और इसमें गार्बेज वैल्यू आ जाती है। तो अगर एक्सटर्न लगाएंगे ना अपन, तो ये मतलब ओनली डिक्लेरेशन है विथ एक्सटर्न। एक्सटर्न एक स्टोरेज क्लास है, इसका अपन आने वाली वीडियोज में देखेंगे। स्टोरेज वाला जो वीडियो रहेगा उसमें अपन डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट। अभी के लिए समझो कि एक्सटर्न लगाया और उसके बाद में डेटा टाइप और फिर जो भी वेरिएबल का नाम दिया, तो ये ओनली डिक्लेरेशन है, राइट। यहाँ पे समझिए ए है, ये डिक्लेरेशन है। यहाँ पे मल्टीपल ए और बी दोनों को अपने डिक्लेयर किया है ओनली, राइट। अब डिक्लेरेशन के टाइम पे ओनली ये कंपाइलर को बताएगा कि ए और बी एक वेरिएबल बनाया है और ये समवेयर एल्स डिफाइंड होगा, राइट। सो अभी के लिए इसमें जो कंपाइल टाइम एरर है वो नहीं आएगी, करेक्ट। अभी इसको मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ है, इसमें कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ है इसको, ये ओनली डिक्लेरेशन है। अभी बात करते हैं डिफाइन की। सो मेमोरी एलोकेशन विद सम वैल्यू, राइट। डिफाइन के टाइम पे जैसे ही अपन वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, उस टाइम पे उसको कंपाइलर मेमोरी एलोकेट कर देता है, right. A variable definition is a part where the variable is assigned a memory locations and a value. Most of the time variable declaration and definitions are done together. ये मैंने बताया आपको क्योंकि जैसे ही अपन यहाँ पे अगर एक्सटर्न नहीं लगाएंगे तो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों एक साथ होता है, राइट। अब डेफिनेशन का क्या तरीका है? डेटा टाइप लिया अपन ने, वेरिएबल नेम लिया यहाँ पे, राइट। ये हो गया डेफिनेशन, करेक्ट। डेटा टाइप और वेरिएबल नेम ओनली, ये हो गया डेफिनेशन, इसको डिफाइन कर दिया अपन ने। अगर इसको ये इनिशियलाइज भी करना है तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर और वैल्यू देंगे अपन। ये पार्ट है इनिशियलाइजेशन का, और ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या है? डेफिनेशन का, इसको डिफाइनिंग का है, correct? और जैसे ही अपन वेरिएबल को डिफाइन करते हैं उसको मेमोरी एलोकेट हो जाती है। अभी बात करते हैं अपन इसका इनिशियलाइजेशन की। इनिशियलाइजेशन बताया मैंने, ये सेकंड वाला पार्ट इनिशियलाइजेशन है। अगर डेफिनेशन के साथ अपन इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं, उसको अपन इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन बोलेंगे, करेक्ट। सो असाइनिंग सम वैल्यू, यहाँ पे डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, और यहाँ पे साथ के साथ अपने जैसे ही उसको डिफाइन किया वैसे ही उसको अपन वैल्यू असाइन कर रहे हैं, उसको अपन इनिशियलाइजेशन बोलेंगे। अगर अपन वैल्यू बाद में असाइन कर रहे हैं उसको, यानी कि डिक्लेरेशन अलग कर दिया अपन ने, यहाँ पे देखिए आप, इंटीजर ए। इंटीजर ए को क्या किया अपने, यहाँ पे ये हो गया इसका डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए वेरिएबल ए, राइट। यहाँ पे ये इसको डिक्लेरेशन और डेफिनेशन भी एक साथ बोल सकते हैं, या डेफिनेशन बोल दो, करेक्ट। अब इसको यहाँ से क्या किया अपन ने, यहाँ पे ए में वैल्यू डाला 10, यहाँ पे वैल्यू ए में गार्बेज रहेगा क्योंकि मेमोरी एलोकेट हो गई उसको यहाँ पे, तो उसमें गार्बेज वैल्यू रहेगी, करेक्ट। यहाँ पे अपन इसको क्या कर रहे हैं, 10 असाइन कर रहे हैं इस वैल्यू में। इस जो ए है, जिस मेमोरी ब्लॉक को ये पॉइंट कर रहा है, जिस मेमोरी ब्लॉक का ये नाम है, उस मेमोरी ब्लॉक पे अपन क्या वैल्यू डाल रहे हैं, 10। तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा असाइनमेंट, ना कि इनिशियलाइजेशन, करेक्ट। इनिशियलाइजेशन कब होता है? जब अपन उसको, जैसे यहाँ नीचे वाला देखो, इंटीजर बी, बी में यहाँ पे 20। अब इंटीजर बी क्या है? डिक्लेरेशन और डेफिनेशन हो गया ये। और इसको जैसे ही डिफाइन कर रहे हैं उसी टाइम पे अपन इसको मेमोरी एलोकेट, वैल्यू एलोकेट करवा रहे हैं, वैल्यू असाइन करवा रहे हैं। तो ये हो गया इसका इनिशियलाइजेशन। दिस इज द डेफिनेशन प्लस डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, करेक्ट। सो ये मैंने बताया आपको, ये वाला जो एग्जांपल है इसमें तीनों है, डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन, यहाँ पे असाइनमेंट, यहाँ पे डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन, राइट। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी अपन बात करते हैं कि वेरिएबल्स के टाइप्स। अभी अपन ने देख लिया कि इनको कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, राइट, और कैसे वैल्यू असाइन करते हैं और कैसे इनको इनिशियलाइजेशन करते हैं। अभी अपन देखेंगे कि टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सो सी प्लस प्लस में अपन ने यहाँ पे इनको ओनली तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होता है लोकल वेरिएबल्स, एक किया अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स, एक किया अपने स्टैटिक वेरिएबल्स, करेक्ट। यहाँ पे मैंने तीन ही कैटेगरी में रखा है। इसको और भी तरीका हो सकता है इनको डिवाइड करने का, इनको कैटेगराइज करने का, बट अपन यहाँ पे तीन तरीके में इसको कैटेगराइज करेंगे और वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन लोकल वेरिएबल्स।
राइट। सो ए वेरिएबल डिफाइंड विथ इन ए ब्लॉक और फंक्शन इज कॉल्ड ए लोकल वेरिएबल्स, राइट। किसी भी ब्लॉक में या फंक्शन में, यहाँ पे देखिए ये जो राइट साइड में जो एग्जांपल है कि फंक्शन अपन ने पब्लिक में फंक्शन एक क्लास बनाया अपन ने, राइट, जीएफजी। इसमें पब्लिक और ये पब्लिक ये क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर्स है, जो क्लास के टाइम पे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ इनका यूज। ये पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड रहते हैं, राइट। और ये इसके मेंबर वेरिएबल्स हैं, और यहाँ पे ये अपन ने फंक्शन बनाया, और फंक्शन के अंदर अपन ने एक ये डिक्लेयर किया है इंटीजर सी, राइट। सो ये क्या रहेगा, फंक्शन के अंदर है, राइट, फंक्शन के अंदर है या ब्लॉक के अंदर है, उसको अपन क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल्स। तो ये क्या हो जाएगा, लोकल वेरिएबल्स हो जाएगा। वेरिएबल डिफाइंड विद इन ए ब्लॉक और फंक्शन इज कॉल्ड ए लोकल वेरिएबल्स, करेक्ट। ये लोकल वेरिएबल होगा किसी भी फंक्शन में या किसी भी ब्लॉक में। जो वेरिएबल डिफाइन होता है उसको क्या बोलेंगे, अपन लोकल वेरिएबल्स बोलेंगे। फंक्शन के जो पैरामीटर्स रहते हैं ना, जो अपन पास करते हैं, वो भी लोकल वेरिएबल एज ट्रीटेड किए जाते हैं, right? These variables are created when entered into the block or the function is called, and the destroyed after exiting from the block or when the call returns from the function। तो ये लोकल वेरिएबल्स रहते हैं ना, जैसे ही कंट्रोल ब्लॉक के अंदर आता है तब क्रिएट होते हैं, या फंक्शन को जब कॉल करते हैं तब क्रिएट होते हैं। और जैसे ही उस फंक्शन से या उस ब्लॉक से अपन बाहर जाएंगे, इस फंक्शन से बाहर जाएंगे, तो ये क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, राइट। इनका स्कोप भी इतना ही रहता है फंक्शन या ब्लॉक, इनका लाइफ लाइफ भी इतना ही रहता है फंक्शन या ब्लॉक, राइट। उसके जैसे ही कंट्रोल बाहर जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। द स्कोप ऑफ द वेरिएबल एग्जिस्ट विद इन, ये मैंने बता दिया आपको, इसका स्कोप भी ब्लॉक ही रहता है जहाँ पे इसको डिक्लेयर किया अपन ने, राइट। इसके बाद इसको ना तो एक्सेस कर सकते हैं ना ही ये अवेलेबल रहते हैं। अभी बात करते हैं अपन इंस्टेंस वेरिएबल्स, राइट। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा इंस्टेंस वेरिएबल्स, यानी कि ये ईच एंड एवरी इंस्टेंस के लिए अपने अपने होते हैं, उसको बोलेंगे अपन इंस्टेंस वेरिएबल्स। यहाँ यहाँ देखिए आप, जो इंटीजर बी है, राइट, ये जो पब्लिक में है और ये फंक्शन से बाहर है, करेक्ट, क्लास में। सो ये इंस्टेंस वेरिएबल्स है, क्योंकि इस क्लास का अपन जितने भी इंस्टेंस बनाएंगे ना, जीएफजी क्लास के जितने भी इंस्टेंस, उसके लिए इसका एक सेपरेट कॉपी बनेगा। Instance variables are non-static variables, are declared in a class outside any method, constructor or block, right? ये ना तो किसी कंस्ट्रक्टर में है, ना किसी डिस्ट्रक्टर में है, ना किसी फंक्शन में है, ना किसी ब्लॉक में है, राइट। सारे से बाहर है और क्लास के अंदर है, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएंगे, इंस्टेंस वेरिएबल, और ये ईच एंड एवरी इंस्टेंस के लिए अपना एक सेपरेट कॉपी रखेगा इंटीजर बी का, राइट। इंस्टेंस वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इन अ क्लास, राइट, क्लास में डिक्लेयर्ड है ये, और इनको अपन मेंबर वेरिएबल्स भी बोलते हैं। बट ये नॉन स्टैटिक होना चाहिए, राइट। मेंबर वेरिएबल स्टैटिक भी हो सकता है, नॉन स्टैटिक भी हो सकता है, तो नॉन स्टैटिक होना चाहिए, वो रहेगा इंस्टेंस वेरिएबल्स। Right? When an object of the class is created, destroyed when the object is destroyed। तो यहाँ पे क्या है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब इसको मेमोरी एलोकेट होगा, और जब अपन ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे उस टाइम पे इसको डीएलोकेट होगा मेमोरी। इंस्टेंस के साथ है, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस आएगा ऑब्जेक्ट आएगा तो ये भी आ जाएगा, राइट, मेमोरी में, और जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो ये भी चला जाएगा। Unlike local variables, we may use access specifiers for instance variables। लोकल वेरिएबल्स के लिए कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर्स नहीं होता, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, जबकि इंस्टेंस वेरिएबल्स के लिए होता है, उनको यूज कर सकते हैं उनको उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। और इनको यूज करते हैं अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर अपन अपना सिंपल ऑब्जेक्ट है, राइट, यानी कि ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, तो उस केस में डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं इनको एक्सेस करने के लिए। और अगर अपना पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, राइट, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, एरो ऑपरेटर का यूज करते हैं। अभी बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स की। स्टैटिक वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि किसी फंक्शन में, किसी ब्लॉक में नहीं होते हैं, बाहर होते हैं और क्लास के अंदर होते हैं। ये भी मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल्स में अपन एक स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। जो इंस्टेंस वेरिएबल है, अगर उसी के साथ अपन ने स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया तो वो क्या हो जाएंगे, स्टैटिक वेरिएबल्स हो जाएंगे वो, राइट। स्टैटिक वेरिएबल्स आर आल्सो नोन एज क्लास वेरिएबल्स, राइट। और ये क्लास वेरिएबल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंस्टेंस का पार्ट नहीं होते हैं, ये क्लास का पार्ट होते हैं, और इनको एक्सेस करने के लिए अपने को क्लास नेम की जरूरत पड़ती है, राइट। और ये एक ही कॉपी रहता है, और ये सारे जो इंस्टेंस बनेंगे ना इस क्लास के, उनमें सारे में शेयरेबल है, यानी कि कॉमन रहेगा ये। और ये कब क्रिएट होगा, जब इंस्टेंस वेरिएबल्स क्रिएट होता है, कि जहाँ जब अपन इंस्टेंस क्रिएट करते हैं उस टाइम पे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब क्रिएट होता है ये, राइट, इसको मेमोरी एलोकेटेड। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ही प्रोग्राम को अपन स्टार्ट करेंगे, राइट, उसी टाइम पे इसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी स्टैटिक वेरिएबल्स को, और इसको एक ही बार मेमोरी एलोकेट होगी स्टार्टिंग में, और जैसे ही अपन प्रोग्राम एंड करेंगे ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। तो थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम ये रहेगा, इसका जो लाइफ साइकिल है, राइट। इसका स्कोप सेम रहता है, इसका लाइफ साइकिल थोड़ा ज्यादा रहता है बस। सो क्या करते हैं इसमें, जो स्टैटिक वेरिएबल्स है, यहाँ पे जो इंस्टेंस वेरिएबल को अपन इंस्टेंस के थ्रू एक्सेस कर रहे थे, मैंने बताया था आपको कि डॉट ऑपरेटर या एरो ऑपरेटर के थ्रू। लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं उनको अपन क्लास वेरिएबल्स भी बोलते हैं,
राइट, क्योंकि पूरी क्लास के लिए एक ही रहता है वो, और इसको अपन क्लास नेम से एक्सेस करते हैं इसको, जो स्टैटिक वेरिएबल्स है ना, राइट। और ये इसका क्या रहेगा, डिक्लेरेशन रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्लास के टाइम पे मेमोरी एलोकेट नहीं होती ना, करेक्ट, राइट। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको अपन बाहर यहाँ से, क्लास के बाहर इसको यहाँ से अपन डिफाइन करेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू। क्लास का नाम देंगे, राइट, रिटर्न टाइप देंगे सबसे पहले, इसका जो भी डेटा टाइप है इंटीजर, देन क्लास का नाम, देन स्कोप रेजोल्यूशन, देन ए, करेक्ट, और हाँ उसको डिफाइन करेंगे। इफ वी एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल्स विदाउट द क्लास नेम, द कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली अपेंड द क्लास नेम। अगर इसको क्लास नेम के बिना भी अपन एक्सेस कर सकते हैं, बट उस टाइम पे क्या करेगा, कंपाइल ऑप्टिमाइज करके अपने आप क्लास नेम ऐड कर देगा। इनिशियलाइजेशन ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज नॉट मैंडेटरी, इट इज डिफॉल्ट वैल्यू जीरो। इसको स्टैटिक वेरिएबल्स का क्या रहता है कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसका जीरो रहता है, तो इनिशियलाइजेशन का इतना खास जरूरत नहीं रहता। तो अभी मैंने यहाँ पे तीन कैटेगरी बताई आपको, स्टैटिक वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स और अपन लोकल वेरिएबल्स यहाँ पे, राइट। सी में मैंने बताया था आपको कि वहाँ पे लोकल वेरिएबल्स रहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, राइट, एक्सटर्न वेरिएबल्स रहते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स रहते हैं। क्योंकि सी में क्लासेस नहीं रहती, यहाँ पे क्लासेस रहती है, इसलिए मैंने यहाँ पे तीन कैटेगरी बनाई है, लोकल वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स और स्टैटिक वेरिएबल्स। तो आप इसको याद रख सकते हैं। अभी अपन देखते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल्स और स्टैटिक वेरिएबल्स के बीच में जो डिफरेंस है वो मैंने बता दिया आपको बेसिकली, कि उसका स्टैटिक वेरिएबल्स का एक कॉपी रहता है, जबकि इंस्टेंस वेरिएबल का जितने अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उतने कॉपी बनते हैं, राइट। दूसरा, इंस्टेंस वेरिएबल सब इंस्टेंसेस का अपना अपना होता है, स्टैटिक वेरिएबल्स कॉमन रहता है, एक ही रहता है, राइट। स्टैटिक वेरिएबल्स को अपन क्लास नेम के का यूज करके अपन इसको एक्सेस करते हैं, जबकि इंस्टेंस वेरिएबल्स को अपन उसका अपना इंस्टेंस के थ्रू एक्सेस करते हैं, राइट। अभी देखते हैं कांस्टेंट वेरिएबल्स। बेसिकली कॉन्स्टेंट्स होते क्या है, जो ऐसे वेरिएबल्स जिनको मेमोरी ओनली एक ही टाइम मेमोरी एलोकेट होती है, और उसी टाइम पे उसको जो वैल्यू असाइन करते हैं ना अपन, इनिशियलाइज करते हैं, वही मेमोरी, वही वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम रहे, यानी कि चेंज नहीं हो, कांस्टेंट रहे, उसी को अपन कांस्टेंट वेरिएबल बोलेंगे। ए कांस्टेंट इज अ वेरिएबल दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड वंस इट इज डिक्लेयर्ड इन द प्रोग्राम। यानी कि एक बार जब कांस्टेंट वेरिएबल बना दिया अपन ने, तो उसके बाद में थ्रू आउट द प्रोग्राम उसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं कर सकते हैं अपन, उसी को अपन क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वेरिएबल्स बोलेंगे, राइट। वी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट वेरिएबल्स आफ्टर दे आर डिफाइंड, राइट। तो एक बार जब उसको अपन डिफाइन किया, उसको मेमोरी एलोकेट हुई, और उस टाइम पे अपन जो वैल्यू डाले हैं, उसके बाद में उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। इसका जो तरीका है वो ये है कि कॉन्स्ट कीवर्ड का अपन इसमें यूज करते हैं, राइट। यहाँ पे स्मॉल सी है, तो कॉन्स्ट कीवर्ड अपन यूज करेंगे कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, राइट। फिर वही सेम है, डेटा टाइप, देन वेरिएबल का जो नेम है वो, राइट, असाइनमेंट यहाँ पे, और यहाँ पे फिर जो भी वैल्यू अपने को, राइट, इनिशियल वैल्यू। और यहाँ पे ये जो तरीका है ना, यही है। इसके अलावा भी दो तरीके और है कांस्टेंट के, लेकिन बेसिक ये है कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ, राइट। और इसको तरीका ये देखिए यहाँ पे, कॉन्स्ट, इंट और वेर। अब यहाँ पे क्या किया अपन ने, इसको वैल्यू नहीं डाली, इसको इनिशियलाइज नहीं किया। और इसका जो कंडीशन क्या है कांस्टेंट वेरिएबल्स का, कि इसको जब अपन इनिशियलाइज करेंगे, शुरू में जब डिफाइन करेंगे, उसके बाद में इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्स्ट कीवर्ड लगाया है, तो मतलब कांस्टेंट वेरिएबल है ये, राइट। इंटीजर वेर है, तो अब वेर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको डिफाइन हो गया ये। मैंने बताया था आपको कि अगर डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम है, तो वो क्या हो जाता है, डिफाइन भी हो जाता है, और डिक्लेयर के साथ साथ डिफाइन भी हो जाता है वो। और जैसे ही डिफाइन होगा, उसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, और मेमोरी एलोकेट होते इसमें क्या आ जाएगा, गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें थ्रू आउट द प्रोग्राम गार्बेज वैल्यू रहेगी, जो कि किसी उसका कोई यूज नहीं है, करेक्ट। इसमें अगर गार्बेज वैल्यू पड़ी रहेगी, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते, तो उसका क्या यूज है। तो इसलिए ये करेक्ट वो नहीं है, राइट, सिंटेक्स नहीं है कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करने का। दूसरा ये सेकंड वाला देखिए, यहाँ पे कॉन्स्ट इंट वेर, यहाँ पे गार्बेज वैल्यू, यहाँ पे अपन इसको वेर को ट्राई कर रहे हैं मॉडिफाई करने की, इसमें 5 वैल्यू अपडेट करने की ट्राई कर रहे हैं, तो ये भी कंपाइलर अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि वेर क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल है, करेक्ट। सो ये भी तरीका सही नहीं है। तो फिर क्या तरीका सही है, ये वाला, कॉन्स्ट कीवर्ड लगाया, इंटीजर वैल्यू लगाया, इंटीजर लगाया, जो कि डेटा टाइप है, कुछ भी हो सकता है डेटा टाइप, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, जो भी है, राइट, अपना। और फिर वेरिएबल का नाम दिया, और यहाँ पे जैसे ही अपन ने यहाँ पे इसका जो डिफाइन कर रहे हैं, इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, उसी टाइम इसको अपन क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन, राइट। सो बेसिकली समझिए कि असाइनमेंट यहाँ पे अलाउ नहीं है, कांस्टेंट के साथ इनिशियलाइजेशन अलाउ है ओनली, राइट। यहाँ पे अपन उसी टाइम पे इसको इनिशियलाइज कर दिया। तो अब थ्रू आउट द प्रोग्राम वेरिएबल, इस वेर वेरिएबल में क्या रहेगा, 5 वैल्यू रहेगी, और जो कि प्रोग्रामर ने डाली है, जो कि उसको यूज कर सकता है, करेक्ट। सो दिस इज द बेस्ट वे।
अभी देखिए कि देर आर थ्री वेज टू डिक्लेयर कांस्टेंट वेरिएबल्स, ये एक बेसिक था कांस्ट कीवर्ड के साथ। सो एक तो मैंने बता दिया आपको कि कांस्ट कीवर्ड के साथ अपन इसको कर सकते हैं, करेक्ट। एक होता है एनएम के साथ और एक होता है अपना मैक्रोज के साथ। जो फर्स्ट वाला है ना कांस्ट कीवर्ड के साथ, ये मैंने बताया आपको इंटीजर वेरिएबल और 10। यहाँ पे जैसे ही अपन इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, उसी टाइम पे इसको वैल्यू अपन डाल रहे हैं, राइट। इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया अपन ने, ये प्रोग्राम है, मैं इसको रन करके भी दिखाऊंगा आपको लास्ट में, राइट। यहाँ पे वेर है, इसको अपन प्रिंट कर सकते हैं, करेक्ट। और यहाँ पे अगर इसको वेर को अपन मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे लाइन नंबर 7 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। और वो एरर क्या बोलेगा कि रीड ओनली वेरिएबल है वेर, राइट, क्योंकि कांस्टेंट है तो रीड ओनली है वो, राइट। तो उसको अपन मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे इसको असाइनमेंट असाइनमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, इसलिए ये एरर दे देगा। और जो ये एरर होगी ना, ये कंपाइल टाइम एरर होगी। यूजिंग एनम कीवर्ड, जो दूसरा तरीका है कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करने का, वो है एनम के थ्रू, राइट। एनम में क्या करते हैं अपन, ये एनम कीवर्ड का यूज करते हैं, एनुमरेशन। इसका मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है सी लैंग्वेज में, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो, या फिर मैं आने वाले वीडियोज में एनएम को भी कवर करने वाला हूँ। सो यहाँ पे वेयर्स एनएम का ये अपने टैग दिया वेयर्स, और इसमें करली ब्रेसेस देके अपन इसमें क्या वेरिएबल्स बना सकते हैं, इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स बना सकते हैं। और ये क्या क्या रहते हैं, इंटीग्रल वैल्यूज का को अपन सिंबलिक नेम देते हैं यहाँ पे बेसिकली, राइट। अगर यहाँ पे इसको 20 से इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट जीरो हो जाएगा, और इसके जो बाद वाले वेरिएबल्स रहेंगे ना कॉमा सेपरेटेड, उनको ये +1 में ऐड होता जाता है। जैसे वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 रहेगा ना, तो अगर इसका 20 है तो उसका 21 22 23 ऐसे हो जाएगा उसका वैल्यू, राइट। इसका डिटेल वीडियो बना रखा है, तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा आई बटन पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप वहां से उसको रेफर कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे वेरिएबल 1 हो गया। अब यहाँ पे वेरिएबल 1 को अपन प्रिंट कर देंगे, और अगर वेर 1 को अपन यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करेंगे, राइट, क्योंकि एनम में भी जो रहते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, राइट, ये सारे कांस्टेंट्स रहेंगे। सो वेर 1 को अगर अपन चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे बोलेगा कि एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर के जो लेफ्ट साइड में है वो एल वैल्यू चाहिए। एल वैल्यू और आर वैल्यू है, इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है डिटेल्ड, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। जब ये सी प्लस प्लस वाली सीरीज में है वो वीडियो, तो आप वहां से उसको रेफर कर सकते हो। मास्टर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद एग्जांपल्स, इस नाम से प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ देखिए वेर 1, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये भी कांस्टेंट इंटीग्रल है। और मैक्रोज के थ्रू यहाँ पे देखियो हैज डिफाइन वेर 2 और 30, राइट। जहां जहां भी कंपाइलर देखेगा वेर 2, वहां पे क्या कर देगा, ये 30 रिप्लेस कर देगा, राइट। और इसको भी अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये तीन तरीके हैं कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करने के इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसका एडवांटेज देखते हैं अपन कि कांस्टेंट वेरिएबल्स के क्या एडवांटेज हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कि इंप्रूव्ड कोड रीडेबिलिटी। कोड रीडेबिलिटी ऐसे इंप्रूव करता है कि मान लो अपन ने कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया वेर 1, राइट। अब इसके बारे में दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जहां जहां भी रहेगा ना वेर, वहां पे ओनली 10 ही इसका वैल्यू रहने वाला है, इसका वैल्यू अपडेट नहीं होने वाला, इसका वैल्यू चेंज नहीं होने वाला। सो ये रीडेबिलिटी को इंप्रूव करता है। एनहेंस टाइप सेफ्टी भी हो गया, क्योंकि इसके टेंशन नहीं है अगर वैल्यू चेंज होती है एक्सीडेंटली, तो भी ये क्या होगा, कंपाइल टाइम एरर दे देगा। यानी कि कंपाइलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अभी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इसका वैल्यू को अपन मतलब चेक करते रहे कि चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, राइट। इम्प्रूव्ड ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन ऐसे इंप्रूव कर देगा कि मान लो कोई एक्सप्रेशन है और उसमें कांस्टेंट वेरिएबल्स यूज हुए हैं, तो उसको कंपाइल टाइम पे ही वो क्या कर देगा, उसको कैलकुलेट करके रख लेगा वैल्यू, राइट। सो रन टाइम पे उसका जो फास्टर हो जाएगा ये। तो इसलिए ये इम्प्रूव्ड ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, मतलब स्पीड बढ़ जाएगी और उसको ऑप्टिमाइज कर देगा कंपाइलर, अगर कांस्टेंट एक्सप्रेशन है तो, राइट। बेटर मेमोरी यूसेज, इम्प्रूव्ड कॉम्पेटिबिलिटी एंड इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी, ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। इसीलिए अपन कांस्टेंट वेरिएबल्स को यूज करते हैं, जहां भी अपने को पॉसिबल होता है वहां पे प्रोग्रामर को कांस्ट कीवर्ड का या कांस्टेंट वेरिएबल्स का यूज करना चाहिए। अभी ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए है कि इज देयर एनी वे टू चेंज द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस। मैंने बताया आपको कि कांस्टेंट वेरिएबल्स का वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते हैं, पर आपको लगता है कि कोई तरीका है कि सी प्लस प्लस में या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि अपन कांस्टेंट वेरिएबल्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करके बताओगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा कि इसका हिंट क्या है, इसको कैसे अपन इसका लूप होल्स ढूंढ के चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलती रहेगी। और कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।